Hey students, good morning. This is Akash sir. Welcome to Akash's classes. Today we are going to start chapter 6 that is related to the political science. The chapter name is The Crisis of the Democratic Order. The crisis of the democratic means किस तरह से लोकतंत्र का ढह आप लोग जानते हो इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी के दौरान यानी आपातकाल के दौरान किस तरह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया था, ये सब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बैकग्राउंड टू इमरजेंसी के पहले की अगर हम बात करें, आपातकाल के पहले की बात करें तो सिंस 1967 में इंदिरा गांधी, जैसा कि आप जानते हो, आयरन लेडी हैड इमर्ज एज अ टावरिंग लीडर विद अ ट्रेमेंडस पॉपुलरिटी। एक ऐसे लीडर के रूप में इंदिरा गांधी का उदय हुआ था जिनकी पॉपुलरिटी, जिनकी प्रसिद्धता सिर्फ भारत में ही नहीं थी बल्कि देश विदेश में इंदिरा गांधी प्रसिद्ध थी अपनी नीतियों के लिए। ठीक है, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनके लिए इंदिरा गांधी प्रसिद्ध थी। दिस पीरियड इज ऑल्सो विटनेस द टेंशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। भाई ये वाला समय एक ऐसा समय था जब सरकार और न्यायपालिका, जैसा कि बोला गया है जुडिशियरी, सरकार और न्यायपालिका के बीच क्या हो गया, टेंशन हो गया। ठीक है, टेंशन का समय था सरकार और न्यायपालिका के बीच, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो सुप्रीम कोर्ट फाउंड मेनी इनिशिएटिव्स टू गवर्नमेंट टू बी वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन दैट दिस स्टैंड ऑफ द कोर्ट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कई जगह जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उनका वायलेशन किया। न्यायपालिका ने ये पाया कि जो सरकार है उसने जो संवैधानिक प्रावधान है उनको तोड़ा है। लेकिन सरकार ने क्या बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट जो सरकार पर आरोप लगा रही है उसने अपना स्टैंड लिया। द कोर्ट वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कि वह जो कोर्ट है वह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ कार्य कर रहा है, एंड अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, और जो आपकी संसदीय सुपरमेसी होती है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्य कर रहा है। इस तरह की बातें कुछ की गई। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, आर्थिक व्यवस्था की बात करें, इन इलेक्शंस 1971 में, आप जानते हो 1971 में इंडिया एंड पाक वार भी हुआ था ड्यू टू द बांग्लादेश के कारण, यानी जब बांग्लादेश आपका ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इन द इलेक्शन ऑफ 1971 कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ द गरीबी हटाओ। आप लोगों को पता होगा, रिमूव प्रॉपर्टी का नारा दिया था कांग्रेस ने। बट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव मच आफ्टर द 1971 एंड 1972। 1971 के बाद जो भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था, इतना होने के बाद भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर द बांग्लादेश क्राइसिस को मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लास में डिस्कस किया था, किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान जो एक बांग्लादेश, आज जो बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं, किस तरह से भारत में उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उसको पाकिस्तान से अलग कर दिया। ठीक है, और उसको एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करवाया। तो आफ्टर द बांग्लादेश, उस टाइम में इंदिरा गांधी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो उस टाइम पे गुट बने हुए थे। जब भारत ने बांग्लादेश की हेल्प के लिए अपनी आर्मी भेजी, तो आपको पता होगा अरब सागर में चाइना की पनडुब्बियाँ आ गई, अमेरिका की पनडुब्बियाँ आ गई भारत पर हमला करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में अमेरिका पाकिस्तान के काफ़ी करीब था। तो उस टाइम पे भारत का जो सबसे करीबी मित्र था, तो इंदिरा गांधी रातों रात रसिया चली गई और रूस से सहायता मांगी और रूस ने हेल्प की। रूस ने अपनी पनडुब्बी अरब सागर में भेजी। तो रशियन पनडुब्बियों को देखकर अमेरिकन पनडुब्बियों ने फिर पीछे हटना स्वीकार किया कि भाई इसमें अपना कोई टांग अड़ाना ठीक नहीं है। तो इंदिरा गांधी एक ऐसी लीडर थी और उसमें बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आफ्टर द बांग्लादेश क्राइसिस द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप ऑल एड टू इंडिया। देखो जैसे कि बोला गया है ना, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका काफ़ी पाकिस्तान के करीब था, तो जितनी भी सहायता मिलती थी भारत को, सारी की सारी सहायता अमेरिका ने बंद कर दी। ठीक है, प्राइजेज इंक्रीज्ड बाई 23%। प्राइजेज जो है मूल्य 23%, मूल्यों में 23% की वृद्धि हुई इन 1973 एंड 30% इन 1974। और
1974 में 30% की वृद्धि हुई, दैट वॉज मच हार्डशिप टू द पीपल। अब भाई जब प्राइजेस बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो जो आम जनता है वो सबसे ज़्यादा परेशान होती है ना। प्राइजेस बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन आती है ना, मुद्रास्फीति आती है, महंगाई बढ़ती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी हाई। भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ लो बढ़ गई, औद्योगिक जो वृद्धि थी वो कम हो गई, और जो बेरोजगारी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा ज़्यादा देखा गया। मॉनसून फेलर और इस पर एक मतलब मॉनसून फेल ने और इस पर एक हथौड़ी की चोट लगा दी। मॉनसून फेल्ड इन 1972-1973 विच रिजल्टेड इन अ शार्प डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। मॉनसून फेल मतलब बरसात टाइम से नहीं, उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हुई, क्योंकि उस टाइम पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ कम थी भारत में, इरीगेशन फैसिलिटीज़ कम थी, ठीक है, सिंचाई की सुविधा कम थी उस टाइम पे। There was also an increase in the activities of the Marxist group who had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of the capitalist orders and stabilize the political systems। भाई मार्क्सवादियों का भी उदय हुआ। मार्क्सवादी आप लोग जानते हो क्या करते हैं, मार्क्सवादी लोग जो होते हैं, ठीक है, क्या कर, वो चाहते हैं कि भाई कैपिटलिज्म लोगों को हटा दिया जाए, है ना, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है या जो भी पूंजीवादी लोग हैं उनको हटा के समाजवादी व्यवस्था को लगाया जाए। दीज आर नोन एज द मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। नाउ मास्ट ग्रुप आर नक्सलिस्ट, नक्सलिस्ट के रूप में वो लोग पैदा हुए, वेर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन वेस्ट बंगाल, और बंगाल में ज़्यादा ये लोग सक्रिय हुए, ये वाला जो समूह था पश्चिम बंगाल। अब कुछ राज्यों की चर्चा कर लेते हैं। गुजरात एंड बिहार में किस तरह से आंदोलन चले थे, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो गुजरात और बिहार के मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं इन 1974 की कंटेक्स्ट में। ओके, तो जैसा आप जानते हो इन जनवरी 1974 स्टूडेंट्स इन गुजरात स्टार्टेड एन एजिटेशन अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन। गुजरात में आंदोलन हुआ था, जिस तरह से फसलों के दाम बढ़ रहे थे उसको लेकर वहाँ के विद्यार्थियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कुकिंग ऑयल एंड अदर एजेंशियल कमोडिटीज़ एंड अगेंस्ट द करप्शन ऑफ हाई प्लेसेस। भाई जो कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, ठीक है, तेल के दाम, खाद्य तेल के दाम बढ़ रहे थे, एजेंशियल कमोडिटीज़ जो थी, आवश्यक वस्तुएं थी, उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे, एंड अगेंस्ट द करप्शन ऑफ हाई प्लेसेस, और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था उसके खिलाफ स्टूडेंट्स लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, है ना। असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975 में असेंबली चुनाव हुई, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए, राज्य विधानसभा के चुनाव हुए। द कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन। कांग्रेस में इस इलेक्शन को हार का सामना करना पड़ा, अर्थात कांग्रेस हार गई इन इलेक्शंस में, ठीक है विद्यार्थियों। इन मार्च 1974 का वो वाक़या है जब स्टूडेंट्स सारे लोग बिहार के स्टूडेंट एक साथ आकर जो मूल्य बढ़ रहे थे, है ना, जिस तरह से प्राइस बढ़ रहे थे, खाद्य की कमी हो रही थी, खाद्यान्न की कमी हो रही थी, फूड स्कैर्सिटी मतलब खाने की कमी होना, बेरोजगारी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। एक ऐसा समय आया तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स लोगों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया, और उस टाइम पे एक नए नेता आए, जयप्रकाश नारायण, लीड द स्टूडेंट्स मूवमेंट। उन्होंने, अपने नाम सुना होगा जयप्रकाश नारायण का, उन्होंने विद्यार्थियों के मूवमेंट को अगुवाई की। जयप्रकाश नारायण गेव अ कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स। जयप्रकाश नारायण ने ये बोला कि भाई हम टोटल रेवोल्यूशन करेंगे, पूर्ण क्रांति करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, हर तरह की क्रांति करेंगे, है ना, जीवन के प्रत्येक पहलू से जो संबंधित हो। एस्टेब्लाइज व्हाट ही कंसिडर्ड टू बी ट्रू डेमोक्रेसी, और उन्होंने बोला कि हम वास्तविक लोकतंत्र होता क्या है उसकी स्थापना करेंगे। द एक्चुअल डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र। 1975 की बात है जब जयप्रकाश नारायण जो थे पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहा था। ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाय द नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी लाइक भारतीय जनसंघ। तब बीजेपी नहीं थी, वो भारतीय जनसंघ से ही बीजेपी का उदय हुआ है। भारतीय जनसंघ ने जो ऑपोजिशन में थी उन्होंने उसकी सपोर्ट की, कांग्रेस ओ ने, भारतीय लोक दल और द सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर्स पार्टीज़ ने उनकी सपोर्ट की, ठीक है, इस तरह से उनको सपोर्ट मिला जो ऑपोजिशन पार्टीज़ थी। अब थोड़ा नक्सलाइज मूवमेंट पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नक्सलवादी जो आंदोलन हुए थे इन 1967। अब
A peasants uprising took place in the Naxalwari police station area of Darjeeling Hills डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ द लोकल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पश्चिम बंगाल में उस टाइम पे नक्सलवादियों का सबसे ज़्यादा उदय हुआ था। तो जो नक्सलवादी आंदोलन था 1967 के टाइम में हुआ था कि भाई एक पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया था, पुलिस एरिया ऑफ द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी के उसमें कुछ लीडर थे, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन 1969 में 1969 की बात है भाई। दे ब्रोक ऑफ फ्रॉम CPIM। आप जानते हो CPIM का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम लग रही है तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है, ध्यान से समझना। अ न्यू पार्टी बनी गई, एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट CPIML का उदय हुआ। वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ द चारू मजुमदार, ये याद रख लें, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी एंड लेनिनिस्ट चारू मजुमदार के टाइम में इसमें इसका उदय हुआ था, ठीक है। अब जो नक्सलवादी आंदोलन थे वो दो पार्ट्स में विभाजित हो गए। जब दो पार्टियों में बटा CPIM, तो नक्सलवादी आंदोलन भी दो पार्टियों में विभाजित हो गया। करंटली अबाउट 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन 9 स्टेट्स आर अफेक्टेड बाय द नक्सलवादी वायलेंस, ठीक है। लगभग 75 जिले और 9 क्या हैं आपके स्टेट्स नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित हुए। ये एक व्यवस्था थी। सरकार ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डीलिंग विद द नक्सलवादी मूवमेंट्स। और वो सरकार की भूमिका भी कुछ ऐसी थी कि भाई शांत पड़ी रही। मेनी थाउजेंड पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गंवाई इन द वायलेंस ऑफ द नक्सलवादी एंड एंटी नक्सलवादी वायलेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह से ये हमने एक कंटेक्स्ट पढ़ लिया। आप समझते हैं रेलवे स्ट्राइक्स भी हुई थी इन 1974 में, 1974 में रेलवे स्ट्राइक्स हुई थी। इन 1974 द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवे मैन्स स्ट्रगल लीड बाय द जॉर्ज, ये याद रखनी है, जो रेलवे स्ट्राइक्स हुई थी वो किसके अगुवाई में हुई थी? तो जॉर्ज फर्नांडिस के अगुवाई में हुई थी। केव अ कॉल फॉर द नेशन वाइड स्ट्राइक, कि भाई हम पूरे देश में रेलवे स्ट्राइक करेंगे बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द रेलवे, जितने भी रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं। बस इसमें इतना ही याद रखना है स्टूडेंट्स। सरकार ने क्या कर दिया, द स्ट्राइक को इलीगल घोषित कर दिया, है ना, गैर कानूनी घोषित कर दिया। एंड अरेस्टेड मेनी ऑफ द लीडर्स, और जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया। इस तरह के से रेलवे स्ट्राइक हुई। आगे पढ़ते हैं कन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी। भाई न्यायपालिका के साथ क्या कन्फ्लिक्ट था, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यायपालिका के साथ आखिरकार कन्फ्लिक्ट क्या था? दिस वाज द पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट एंड रूलिंग पार्टी हैड मेनी डिफरेंसेस विद द जुडिशरी। ये एक वैसा समय था जब सरकार और रूलिंग पार्टी के बीच, सरकार एंड द रूलिंग पार्टी हैड मेनी डिफरेंसेस विद द जुडिशरी, यानी सरकार अर्थात जो रूलिंग पार्टी जो शासन कर रही है उसका न्यायपालिका के साथ बहुत सारा क्या रहा, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, मतभेद हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है न्यायपालिका सरकार पर अंकुश लगाती है, ठीक है। सरकार के गैर कानूनी कामों पर अंकुश लगाती है, सरकार गैर संवैधानिक कार्य ना कर सके उसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है भारतीय संविधान में। The court said that parliament cannot amend the constitution in such a manner the rights are curtailed। ये भी सही है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में सरकार अकेले अमेंडमेंट नहीं कर सकती। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो मौलिक ढांचा है, उसमें सिर्फ सरकार अकेले संशोधन नहीं कर सकती। जैसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। आपको पता है आर्टिकल 19 बताता है कि भाई किस तरह से हम लोग फ्रीडम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्रीडम की बात करेंगे, ठीक है, आज़ादी की बात। तो द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है किस तरह से हम लोग, मतलब आज़ादी के, फ्रीडम के प्रोविजंस हैं उसमें। आर्टिकल 19 आपको बताता है हम लोग वी कैन मेक द एसोसिएशन, हम एसोसिएशन मतलब संगठन बना सकते हैं, ठीक है, हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आर्टिकल 19 को या आर्टिकल 21 को या जितने भी फंडामेंटल प्रोविज़न हैं उनको छीन सकती है, उनको वायलेट कर सकती है। उस कंडीशन में जुडिशरी उनके लिए क्या करती है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, न्यायपालिका उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ सरकार और न्यायपालिका के बीच, ठीक है। चलो आ रहा ओके।
आगे हम लोग बात करें कि भाई कुछ कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए। फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी नो गवर्नमेंट कैन बी अमेंड द फंडामेंटल राइट्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आप लोगों ने पढ़ा होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसमें राज्य की ये ड्यूटी होगी कि वह अपने नागरिकों के लिए किस तरह से रोजगार मुहैया कराए। ठीक है, उनकी देखभाल करे। ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, गेव द डायरेक्टिव बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड हिज प्रोविजंस ऑल्सो। सरकार ने डीपीएसपी के कुछ प्रोविजंस में कुछ संशोधन करना चाहा, लेकिन सरकार ने उसको मना कर दिया। इन द केस ऑफ द केशवानंद भारती, आप लोग जानते हो केशवानंद भारती वाला केस बहुत यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है। द जुडिशरी डिक्लेयर द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्ट्रोवर्शियल मैनर। भाई इन मैनर्स में सरकार अकेले ऐसे में संविधान को संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसी को लेकर भाई 1975 12 जून 1975 आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट पास अ जजमेंट, एक जजमेंट पास किया डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शंस टू द लोकसभा इनवैलिड। उन्होंने क्या किया कि भाई इंदिरा गांधी के जो लोकसभा इलेक्शंस थे वो इनवैलिड है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास कर दिया। दिस ऑर्डर केम ऑन इलेक्शन पिटिशन फिल्ड बाय द राज नारायण, ए सोशलिस्ट लीडर एंड ए कैंडिडेट हु हैड कंटेस्ट अगेंस्ट इन हर 1971। राज नारायण जिन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने एक पिटीशन डाली थी। ठीक है, अब यहाँ देखना न्यायपालिका क्या कर रही है, सरकार के ऊपर अंकुश लगा रही है। ठीक है, न्यायपालिका तभी कहते हैं ये जो न्यायपालिका है न्यायपालिका है, विधायिका है और कार्यपालिका है, ये लोकतंत्र के 3 घोड़े के रूप में कार्य करते हैं। अगर इनमें से एक भी घोड़ा गलत रास्ते पे गया तो ये लोकतंत्र गिर जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। लोग यहाँ पे देखो, उस टाइम पे देखो भाई न्यायपालिका कितनी सजग थी, न्यायपालिका का कार्य देखिए कितनी सजग थी। न्यायपालिका डायरेक्टली जो सरकार थी उस पर अंकुश लगा रही है। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आज की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, तो रूलिंग गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है, एक बिल लाई है जिसमें भाई क्या जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके पद का सृजन कुछ ऐसा था, संवैधानिक प्रावधान ऐसा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, जो योजना आयोग का प्रमुख है, चुनाव आयोग का प्रमुख है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसका जो चुनाव होगा उसके लिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक होंगे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर। ये प्रोविजंस था। अब जो रूलिंग पार्टी है, अभी की जो सरकार है, वो एक नया प्रावधान लाई है। उसने क्या किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस चुनाव से हटा दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन इतनी सेंसिटिव एक ऑर्गेनाइजेशन जो देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होती है, उसमें से अगर आप उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव में से अगर आप उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा देंगे तो भाई फिर चुनाव का महत्व क्या रह जाएगा। उन्होंने क्या किया, सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर उसी में एक कैबिनेट मिनिस्टर को ले आए। अब भाई जो कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो दोनों एक ही साथ चलेंगे और जो रूलिंग पार्टी, जो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर तो अकेला रह जाएगा। तो फिर इलेक्शन कहाँ हुए, इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्शन का मतलब है कि भाई जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा रहे हो तो उसकी जगह एक ऐसा व्यक्ति रखो जो सरकार से संबंधित ना हो। तो ये बिल लाई है सरकार। ठीक है, तो आज लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज की जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। ठीक है, दिस ऑर्डर केम टू एन इलेक्शन पिटिशन बाय राज नारायण। और तब की न्यायपालिका कुछ ऐसी थी कि वो सरकार पर भी अंकुश लगा देती थी। ओके, क्राइसिस एंड रेस्पॉन्सेस के बारे में अगर हम बात करें, 25 जून 1975 जयप्रकाश नारायण अनाउंस द नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन एंड आस्क्ड द आर्मी, द पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो भाई, हम प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। 25 जून 1975 की बात है, एक पूरे देश में आंदोलन हुआ कि भाई इंदिरा गांधी से रेजिग्नेशन माना गया कि आप अपने पद से रेजिग्नेशन दीजिए। अगुवाई जयप्रकाश नारायण ने की थी। 25 जून 1975 में सरकार गवर्नमेंट इन्वोक द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्लेयर द स्टेट इमरजेंसी एंड सिटी एंड थ्रीट द डिस्टर्बेंस। आपने इमरजेंसी के आर्टिकल पढ़े हैं, मैंने तीनों आर्टिकल पढ़ाए हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 352 अप्लाई कर दिया इन केस ऑफ इंटरनल कोई थ्रीट होती है, अंतर सरकार को ये लगता है कि भाई देश की आंतरिक व्यवस्था खराब हो रही है, तो वो आर्टिकल 352 का प्रयोग करके देश में आपातकाल की व्यवस्था लगा सकती है। तो इस तरह से 25 जून 1975 का वो समय था जब आपातकाल देश में लगा।
द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद। और उस टाइम पे देश में हमारे प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, जो कभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी का क्या कर दी, लगवा दी, क्योंकि राष्ट्रपति ही मतलब प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति जो होता है वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है अंडर द आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत। वंस एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेन्स प्रैक्टिकली सस्पेंडेड ऑल द पावर्स एंड कंसंट्रेटेड इन हैंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आपको पता है इंडियन जो डेमोक्रेसी है, भारतीय लोकतंत्र है, वो इस तरह से इसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ना कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। अमेरिका में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है ना कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। और इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होने के कारण कोई भी स्टेट चाह कर भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। और जब इमरजेंसी लागू होती है तो कोई भी जो स्टेट है उसकी भूमिका अपने आप खत्म हो जाती है। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका सबसे सर्वोपरि होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपको पता है इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सारे के सारे रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। सिर्फ आपका आर्टिकल 21 जिंदा रहता है, अर्थात राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार आपका जीवित रहता है। बाकी आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है। इन द अर्ली मॉर्निंग अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ द वर्कर ऑपोजिशन पार्टी वेर अरेस्टेड। इस तरह से ये इमरजेंसी का प्रावधान किया गया। तो स्टूडेंट्स, हमने ये आपातकाल को पढ़ा, इसके प्रभाव भी पढ़े। तो थैंक यू वेरी मच।